तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। इससे पहले जो है हमने फर्स्ट ऑर्डर जो सिस्टम होता है उसकी जो रिस्पांस है, जिसमें वो ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस दोनों शामिल है, और नेचुरल रिस्पांस था एक, और एक फोर्स रिस्पांस था। इन दोनों को मिला के टोटल रिस्पांस आ जाता था। वो हमने जो है निकालना है वो सीख ली है। उसके लिए आप क्या करते हैं, पहला स्टेप कि जो भी आपका सिस्टम होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं, और फिर जो है वो उसको कोई स्टेप इनपुट देते हैं और सी एफ एस उसका निकाल लेते हैं, और सी एफ एस का फिर आप इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो सी एफ टी निकला जाता है। फिर उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है वो दो तरह का हो सकता है, या वो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट हो सकता है उसमें, या एक्सपोनेंशियल डिके उसमें हो सकता है। और उस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक पैरामीटर चाहिए होता है जिसको हम अल्फा कहते थे, जो कि क्या है, एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी का हमने नाम दिया था। 1/, जो टाइम कांस्टेंट था उसका वो इन्वर्स था। और टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने क्या रखी हुई थी कि जब आपका जो रिस्पांस है वो 67% रह जाता है टोटल रिस्पांस ऑफ इट्स पीक वैल्यू। फिर उसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम को भी थोड़ा सा स्टडी किया, जिसमें आपको पता है जो डिनोमिनेटर होता है उसकी डिग्री अगर 2 हो तो वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है। उसमें पोल्स एंड जीरोस का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। 2 पोल्स होंगे उसमें। फिर उसमें पोल्स की जो नेचर है उसको देखते हुए हमने डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज को स्टडी किया था। तो जैसे अगर पोल्स अगर रियल हों सारे तो फिर रिस्पांस कैसा होगा, पोल्स अगर इमेजिनरी हों तो फिर कैसा होगा, पोल्स अगर कम्प्लेक्स हों तो फिर कैसा होगा। और जो फेमस रिस्पॉन्सेज है उनमें हमारे पास जो अवेलेबल था वो थे अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड, अनडैम्ड एंड क्रिटिकली डैम्ड। ये चार हमारे पास रिस्पॉन्स की टाइप्स थी सेकंड ऑर्डर में, ठीक है। तो आज जो है हम जनरल सेकंड ऑर्डर जो सिस्टम है उसको स्टडी करेंगे, और उसमें हमने जो दो क्वालिटेटिव स्पेसिफिकेशंस हैं उनको मेनली स्टडी करना है। क्वालिटेटिव स्पेसिफिकेशंस होती हैं और एक क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशंस होती हैं। हमने क्वांटिटेटिव को स्टडी करना है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा सिस्टम था उसमें जो क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन थी वो एक ही थी, और वो अल्फा था, वो एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी थी। अगर अल्फा को पता होता था आपको तो आप पूरा सिस्टम जो है वो उसका रिस्पांस जो है वो स्केच कर सकते थे। तो इसमें हमें दो क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी हेल्प से हम आप डिज़ाइनर को बता सकते हैं कि हमारा रिस्पांस किस तरह का है। कोई हमें प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये दो जो क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन है ये पूरे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पांस को जो है वो डिस्क्राइब कर देंगे। लेट्स सी ये कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी तक हमें सेकंड ऑर्डर का सिर्फ जनरल फॉर्म तो पता है ना आपको। सेकंड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की वो क्या थी, बी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये जो है ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम की जनरल फॉर्म है, बी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, ठीक है। और फिर ये पोल्स की नेचर को देख के आप रिस्पांस की शेप बता सकते हैं। ये देखें, अगर पोल्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं, तो रिस्पांस जो होता है उसे हम ओवर डैम्प्ड कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर पोल जो हैं वो कम्प्लेक्स हैं, यानी उनमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो वो अंडर डैम्प्ड रिस्पांस होता है, ठीक है। और मोस्टली जो फिजिकल सिस्टम्स हैं नेचर में, और जितने भी आप सिस्टम्स बनाते हैं या बने हुए हैं, मैकेनिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, उनका जो रिस्पांस होता है मोस्टली अंडर डैम्प्ड होता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्पांस है वो कौन सा है जिसको हमें स्टडी करना है, वो कौन सा हो गया भाई, अंडर डैम्प्ड, ठीक है। इसमें पोल्स जो हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, उनका एक रियल कंपोनेंट भी होता है और एक इमेजिनरी भी होता है। एस प्लेन के अंदर आपने ये ड्रा किया, इस तरफ जेम है क्या, इस तरफ सिग्मा है,
सिग्मा जो है वो एस डोमेन का रियल एक्सिस को शो करता है और जे ओमेगा एस डोमेन के इमेजिनरी एक्सिस को शो करता है। फिर इसी तरह अगर जो पोल्स हैं वो आपके दोनों ये जो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी उनका जो सिग्मा है वो जीरो है, कोई उनमें रियल पार्ट नहीं है, तो वो डैम्प्ड रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि रियल पार्ट शो करता है कि डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी जो है। तो डिके क्या है, डिके फ्रीक्वेंसी क्या है, रियल पार्ट ये शो करता है। तो चूंकि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, ये डिके नहीं होगा, डिके ना होने का मतलब इसमें कोई डैम्पिंग नहीं है। तो ये अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स, ये देखें जो ऑसिलेशन है वो अनडैम्प्ड है। और सिमिलरली ये जो क्रिटिकल डैम्प्ड है, इसमें पोल्स जो होते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, सेम होते हैं। तो ये -3 पे दो पोल लाई कर रहे हैं, तो ये होता है। अब इसमें हम जो है देखा था हमने कि कौन सा रिस्पांस जो है वो इनमें से क्विक है, कौन सा क्विक नहीं है। तो सबसे पहले जो सिस्टम आपने स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा उसे हम क्विकेस्ट कहेंगे। तो क्रिटिकल डैम जो होता है वो सबसे क्विक होता है, ठीक है। तो ये पहले हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है वो अपना जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है उसकी जनरल फॉर्म को एक नए तरीके से स्टडी करेंगे, जिसमें हम दो क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशंस को डिस्क्राइब करेंगे और डिफाइन करेंगे, और फिर उनसे आगे अपनी डिस्कशन उनकी बेस पे बनाएंगे। सो उनमें सबसे पहले कौन सी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है सिस्टम की ऑसिलेशंस की, यानी आपका जो सिस्टम है जाहिर बात है वो ऑसिलेट करेगा। तो अगर उसमें कोई डैम्पर ना हो, यानी डैम्पर क्या होता है, डैम्पर की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसा डिवाइस या ऐसा एलिमेंट, मैकेनिकल सिस्टम में उसे हम डिवाइस कहते हैं, जैसे विस्कस डैम्पर आप पढ़ रहे हैं, या अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो वॉल्व जो होता है जिसके थ्रू आप वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं वो भी एक डैम्पर है। या अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम को शो कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो है, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को कंट्रोल करती है, उसको आप क्या कह सकते हैं, डैम्पर। तो अगर सिस्टम में डैम्पर को निकाल दिया जाए सिस्टम से, तो सिस्टम की जो ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे लेट्स से एक आरएलसी सिस्टम है, आपको पता है ये, इसका रिस्पांस जो होता है इसमें रेजोनेशन होती है, यानी ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाती है। वो ऑसिलेशंस, तो अगर आप उस सिस्टम में से रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दें, यानी शॉर्ट सर्किट कर दें रेजिस्टेंस को, तो जो रिस्पांस की फ्रीक्वेंसी होगी अनडैम्प्ड होगा ना, वो जाहिर बात है, वो रिस्पांस फिर क्या होगा, अनडैम्प्ड होगा, इस टाइप का होगा। मैं आपको दोबारा ऑसिलेशन उसमें विदाउट डैम्पिंग चलती जाएंगी, ठीक है, यानी एनर्जी ऑसिलेट करती रहेगी। कैपेसिटर इंडक्टर को चार्ज करेगा, इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, और अगर सुपर कंडक्टर के थ्रू वो कनेक्टेड है तो कभी वो जो है वो सिस्टम जो है वो स्टडी वो टिके होके उसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सुपर कंडक्टर इज नॉट अवेलेबल, रेजिस्टेंस थोड़ी सी होती है, तो डैम्पर जो है फिर भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए अगर सिस्टम में से एनर्जी सोर्स को निकाल भी दें फिर तो आवाज चली गई यार। अब आ रही है आवाज़। अब इससे पहले काफी चली गई थी काफी देर के लिए। हाँ, वो डैम्पर वाली बात समझ आ गई है। नहीं सर। हाँ, वो डैम्पर ये होता है कि जो रेगुलेट करता है एनर्जी को, या फ्लो ऑफ वाटर को, या फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दे रहा था आरएलसी सिस्टम के रिस्पांस की, कि अगर उसमें से रेजिस्टेंस को निकाल दें जो कि डैम्पर के तौर पे एक्ट करती है, तो कैपेसिटर जो है वो इंडक्टर को चार्ज करेगा, इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज करेगा, तो एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती रहेगी इन दोनों एलिमेंट्स में। और अगर रेजिस्टेंस को शॉर्ट करने का यही मतलब है ना कि सुपर कंडक्टर लगाया हुआ है, तो कभी भी जो है वो सिस्टम जो है उसकी एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा सिस्टम में कोई ना कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल होती है। इसलिए अगर सिस्टम में से एनर्जी सोर्स, ड्राइविंग फोर्स नहीं, नेचुरल नेचुरल रिस्पांस अगर आप उसका देख रहे हैं, तो नेचुरल रिस्पांस तो यही होता है ना कि कुछ अर्से बाद नेचुरल रिस्पांस क्या कर जाता है, डिके कर जाता है टुवर्ड्स ज़ीरो। तो लेकिन अगर
डैम्पर नहीं है तो वो डिके नहीं करेगा टुवर्ड जीरो, और ऑसिलेशन जो है वो भी अनडैम्प्ड होंगी। लेकिन वो उस केस में अगर डैम्पर नहीं है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में डैम्पर ना होने का मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस ना होने का मतलब है सुपर कंडक्टर है, जो कि अवेलेबल नहीं इतना कॉमनली। और जितने भी प्रैक्टिकल सर्किट्स हैं वहाँ तो किसी सूरत भी रेजिस्टेंस टोटली सिस्टम की ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए नेचुरल रिस्पांस हमेशा ज़ीरो की तरफ जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ही है, लेकिन कब? एक स्पेशल इसमें केस है, जब जब डैम्पर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन मेगा एन फिर आप इसे कहेंगे। ठीक है, दूसरी है डैम्पिंग रेशियो। ये रेशियो एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अभी आपने देख ली क्या होती है, मेगा एन, और एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपने देखा था ना कि डिके करता है रिस्पांस। ठीक है, अंडर डैम्प सिस्टम जैसे है, तो हमने उसमें एक पैरामीटर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में डिफाइन किया था टाइम कांस्टेंट, जो कि असल में डिके कांस्टेंट था। उसका जो इन्वर्स लेते थे तो वो एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी आ जाती, तो ये वही है। ठीक है, इन दोनों की रेशो को फिर हम क्या कहते हैं, ईटा। ये जो सिंबल है इसे हम क्या कहते हैं, ईटा। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ऊपर अगर ले जाएं तो वो नेचुरल पीरियड हो जाएगा, क्योंकि 1/, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो अगर इसका इन्वर्स लेंगे तो नेचुरल पीरियड हो जाएगा। सिमिलरली ये ऊपर एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी है, तो उसका इन्वर्स लेंगे तो वो टाइम कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। और साथ 1/2 पाई जो है ये रेडियन से उसमें कन्वर्जन है। तो इसकी एग्जांपल उसने ये दी कि डैम्पिंग को मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है डैम्पिंग रेशो की। एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी है, वो कौन सी होती है कि डिके कांस्टेंट का इन्वर्स ले लें तो एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाती है। और अगर पोल्स की फॉर्म में मैं आपको समझाऊं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रियल पार्ट ऑफ एनी पोल इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रियल पार्ट जो किसी भी पोल का जो रियल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो वो है कि जब आपके पास डैम्पर जो है उसकी वैल्यू जीरो है, तो उस वक्त अनडैम्प्ड सिस्टम होगा, उसकी जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। इन दोनों की रेशो ले लें तो ये डैम्पिंग रेशो है। अब उसने एग्जांपल दी इसी तरह कि लेट से एक सिस्टम है, वो डिके कर रहा है और 3 साइकिल गुजरने के बाद वो अपनी स्टेडी स्टेट में चला जाता है, यानी उसका रिस्पांस शुरू शुरू हुआ है टोटल, और वो 3 साइकिल्स के बाद स्टेडी स्टेट में चला गया। अब वो कहता है कि साइकिल उसने 3 ही लिए हैं, और चाहे उन 3 साइकिल का जो टोटल टाइम बनता है वो 3 मिली सेकेंड है या 3 मिलीनी है, यानी 3 मिली सेकेंड हो या 3 ईयर्स हो, 3 सेंचुरीज हो, कोई ऐसा सिस्टम जो 3 साइकिल्स के बाद अपने 3 साइकिल्स के बाद स्टेडी स्टेट में चला जाए, तो उसमें हमने देखना है कि टाइम इंडिपेंडेंट है डैम्पिंग से। ठीक है, डैम्पिंग रेशियो से। ऐसा सिस्टम जो 300 साल बाद चाहे 300 साल ले 3 साइकिल गुजरने में और स्टडी स्टेट पे पहुंच जाए, या ऐसा सिस्टम जो 3000 साल ले अपने 3 साइकिल गुजरने में और फिर स्टडी स्टेट पे पहुंच जाए, या ऐसा सिस्टम जो 3 मिली सेकेंड ले स्टडी स्टेट पहुंचने में और साइकिल 3 ही हो, तो उन सब की डैम्पिंग रेशियो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये आगे थोड़ा जब हम जाएंगे तो मैं ग्राफ से आपको मजीद इसकी समझा दूंगा। डेफिनेशन ये रेशो है, इसके कोई यूनिट्स नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और जो इसका कंसेप्ट ये है कि चाहे सिस्टम का टाइम जितना मर्जी उसका गुजर जाए स्टेडी स्टेट में जाने के लिए, लेकिन देखना ये होगा कि साइकिल्स क्या उसने 3 ही लिए स्टेडी स्टेट में जाने के लिए। तो एक सिस्टम जो मिली सेकेंड में स्टडी स्टेट में चला जाता है लेकिन उसके 3 साइकिल्स लगते हैं, और इसी तरह एक सिस्टम जो 3 साल में स्टडी स्टेट में जाता है लेकिन साइकिल उसके भी 3 लगते हैं, तो दोनों की हम कह सकते हैं डैम्पिंग रेशियो क्या है, सेम। इसको मजीद आगे क्लियर हो जाएगा, फिलहाल आप इतना ही इसको जेन में रखें। ये ऐसे ही है जैसे 100 डिवाइडेड बाई 200 का आंसर क्या आता है भाई? सर आवाज आपकी बिल्कुल बंद हो गई है। अब बंद हो गई है बिल्कुल, अब आ रही है?
सही आ रही है सर। यस सर। यार सही आ रही है यार। मुझे तो आप लोगों की ठीक आ रही है आवाज। बहरहाल वो किसी का बिल्कुल इशू हो ठीक जाता है, है माइक सम टाइम हिल जाता है। सो ये ऐसे ही मैं कह रहा था, जो कंसेप्ट मैंने दिया है कि 3 साइकिल देखने हैं आपने स्टेडी स्टेट में पहुंचने के लिए, कितने साइकिल लग रहे हैं, टाइम कंसर्न नहीं है हमारा। ठीक है, तो रेशो है ना, तो ये ऐसी है कि 100 डिवाइडेड बाई 200 का आंसर भी 0.5 आता है। 5 डिवाइडेड बाई 10 का भी आंसर क्या आता है? सर, फिर बंद हो गई आवाज आपकी। हाँ भाई 0.5। हाँ भाई, बंद हो गई थी आवाज। नो सर, क्लियर आ रही है एकदम। झूठ तो नहीं बोल रहे उसको, बेवकूफ तो नहीं बना रहे उसको? नहीं आ रही है सर नो आवाज। सर, हम नहीं क्यों बेवकूफ बनाना है सर, आपको बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही। तो हाँ जरा ठीक, कहीं झूठ बोल। ठीक है। अब इससे आगे तो ये दो पैरामीटर जो क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन थी, ये दो हमने मजीद डिफाइन कर दी। जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमें एक ही क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन चाहिए थी, वो थी अल्फा, जो कि टाइम कांस्टेंट का इन्वर्स था, उसे एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इस केस में दो आ गई हैं, वो है एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दूसरी क्या है, डैम्पिंग रेशियो। सो देखें ये डैम्पिंग रेशियो जो कि एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी और ईटा जो डैम्पिंग रेशियो, दोनों आपस में रिलेटेड तो वैसे ही हैं, ऑलरेडी रिलेटेड हैं। यानी एक क्वांटिटेटिव जो स्पेसिफिकेशन है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और दूसरी जो क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन है ईटा जो कि डैम्पिंग रेशियो है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये देख, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बस इसमें है कि एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। और ये मैंने बताया है कि एक सिस्टम, अगर दो कई सिस्टम है, वो 3 साइकिल्स लेके ही अपने स्टडी स्टेज में पहुंच जाते हैं, लेकिन टाइम कितना लेते हैं ये हमें, इससे हमें गर्ज नहीं है। हमें ये गर्ज है कि साइकिल 3 ही लेते हैं सारे सिस्टम्स, तो उन सब की डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग रेशियो क्या होगी, सेम होगी। इसको मजीद आगे हम जो है थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। तो लेट्स सर, अब हम जनरल फॉर्म तो आपको पता ही है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की क्या होती है। जी एफ एस इज इक्वल टू उसके ट्रांसफर फंक्शन की, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। जी एफ एस इज इक्वल टू बी ओवर एस के प्लस ए एस प्लस बी। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपने डैम्पिंग रेशो को 0 करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ए जो है ये किस चीज़ को डिफाइन करता है हमारे पास, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। तो इसको अगर 0 कर देंगे ए को, तो सिस्टम जो है ये बच जाएगा जी एफ एस इज इक्वल टू बी ओवर एस स्केयर प्लस बी। तो इसके जो दो पोल्स की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी जे प्लस माइनस जे अंडर रूट बी। तो ये दोनों पोल्स कौन से होंगे, इमेजिन। इमेजिनरी होंगे, और रिस्पांस इसका कौन सा होगा, अनडैम्प्ड एंड रिस्पांस। तो फिर उस अनडैम्प्ड रिस्पांस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी होगी, अनडैम्प्ड है ना। अनडैम्प्ड रिस्पांस की फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ओमेगा एन फिर क्या होगा, अंडर रूट बी। ये क्लियर है बात या नहीं? ये यार ये वीडियो आप नहीं बंद करो, पहले ही जो है वो बैंडविड्थ काम है। ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई? मैंने ये बताया हुआ था कि जो आपके पास, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो इमेजिनरी एक जो पोल है उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी मैग्नीट्यूड को आप डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसके रियल पार्ट की मैग्नीट्यूड को आप क्या कहते हैं, साइनोसॉइडल। नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके रियल पार्ट की मैग्नीट्यूड को आप क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और उसके जो इमेजिनरी पार्ट की मैग्नीट्यूड को आप क्या कहते हैं, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये ईटा जो कि डैम्पिंग रेशियो, इन दो फ्रीक्वेंसी की रेशियो ही है। यानी जो रियल पार्ट की जो मैग्नीट्यूड है उसकी रेशियो, उसको डिवाइड करेंगे आप किससे, इमेजिनरी पार्ट की मैग्नीट्यूड से। ये देख, तो ये ईटा आ जाएगा। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, एक पोल निकालता हूँ, एक अपना जो सेकेंडरी सिस्टम है उसमें से मैंने ओमेगा एन को निकालना है ना असल में। तो उसके लिए मैंने ए को 0 रख दिया। जब ए को 0 रखा है तो सारे जो पोल्स की वैल्यूज आई हैं, ठीक है, वो प्लस माइनस जे अंडर रूट बी आई। तो पोल्स सिर्फ इमेजिनरी बचेंगे, कम्प्लेक्स नहीं होंगे। कौन से बच जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें सिर्फ। तो रिस्पांस कौन सा होता है जब सिर्फ पोल कौन से हो, इमेजिनरी? रिस्पांस कौन सा होता है भाई, अनडैम। अनडैम्प्ड।
तो अनडैम्प्ड रिस्पांस की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो बी अंडर रूट बी जो है वो फिर हमारा ओमेगा एन होगा, ठीक है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी असल में क्या है, अंडर रूट बी के इक्वल, और बी फिर किसके इक्वल है, ओमेगा एन का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे फिर हम हमारा जो जनरल फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की, वहाँ बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर, क्या रख सकते हैं भाई। ओमेगा एन स्क्वायर। और ये ओमेगा एन कहाँ से आया, बाय डेफिनेशन उसने कहा द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की देखें जो फ्रीक्वेंसी है वो अनडैम्ड होगी ना, अनडैम्ड ये सिस्टम है, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इमेजिनरी, देखें दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी किसी भी सिस्टम की, और दूसरी कौन सी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। अब जो पोल्स हैं वो बता सकते, पोल्स से आप पता लगा सकते हैं, पोल्स अगर कम्प्लेक्स हैं तो उसका जो रियल पार्ट होगा वो बता रहा होगा उसकी क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो बता रहा होगा उसकी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट की मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर सिस्टम का रियल पार्ट है ही नहीं, उसका रिस्पांस जो है फिर आपको पता है अनडैम्प्ड होता है, तो अनडैम्प्ड रिस्पांस की जो फ्रीक्वेंसी होती है बाय डेफिनेशन उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और वो फिर बी के इक्वल आ जाएगी, अंडर रूट बी के इक्वल आ जाएगी। मेगा एन किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट बी, और बी का स्केयर ले लें दोनों तरफ से, बी इज इक्वल टू मेगा एन, एन स्केयर हो जाता है। अब इसी तरह इस सिस्टम पे अगर आपने पोल जब निकालने थे इस सिस्टम के, अब ये तो हमने स्पेशल केस बनाया ना कि अनडैम्प्ड बनाया, इसे लेफ्ट से इसे अनडैम्प्ड नहीं बनाते, और वैसे इस पे वो जो आपका फार्मूला है उसे कौन सा कहते हैं फार्मूला, एस के प्लस, क्वाड्रेटिक। हाँ वो फार्मूला क्वाड्रेटिक यूज फॉर्मूला। करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन यही बनेगी ना, इसकी जो रूट्स बनेंगे माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो इसमें a 1 है अगर फार्मूला देखें तो, ठीक है। a क्या है इसमें, वन। ये एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, 1। ए कहते हैं, ये बी है, ये क्या है इसका कोएफिशिएंट बी का क्या होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये सिंपल सी होगा जो कांस्टेंट। तो वहां से अगर हम देखें फॉर्मूला लगाएं, नो दैट व्हाट इज द टर्म ए इन फिगर 4.16 से, वो हम देखते हैं कि ए क्या चीज है। अज्यूमिंग एन अंडर डैम्ड सिस्टम द कम्प्लेक्स पोल्स हैव अ रियल पार्ट, आपको पता है उसे सिग्मा कहते हैं, इक्वल टू माइनस a/2। तो अगर इसके जब आप रूट्स निकालेंगे ना इस सिस्टम की, ठीक है, और अंडर डैम्ड सिस्टम आप उसे बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, अंडर डैम्ड, ठीक है। एक अनडैम्ड होता है, एक अंडर डैम्ड होता है, एक ओवर डैम्ड होता है, एक क्रिटिकल डैम्ड होता है। तो अंडर डैम्ड सिस्टम में आपको पता है कि कम्प्लेक्स पोल्स होते हैं आपके पास, उनमें एक रियल पार्ट भी होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अज्यूमिंग एन अंडर डैम्ड सिस्टम, तो उसका जो रियल पार्ट होगा वो कहता है कि -a/2 निकला है, ठीक है। तो रियल पार्ट की मैग्नीट्यूड ही को तो हम कह रहे थे कि उसे एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये ईटा को हम ज़रा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन पोल्स की वैल्यू की फॉर्म में। ईटा वाज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रियल पार्ट की मैग्नीट्यूड, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है मेगा एन, अभी आपने फाइंड कर ली, अंडर रूट बी के इक्वल है। तो मेगा एन जो है वो इस सिस्टम के लिए अंडर डैम्प्ड, इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, और अंडर डैम्प्ड हो अगर तो a/2 निकलता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड a/2 आ गई, a/2 आपने रख दिया, और फ्रॉम विच यहाँ से अगर a देखें तो बनता है 2 ईटा ओमेगा एन। तो ये जो दो रिलेशनशिप्स है ना, ये तीन, 4.18, 4.19 और 4.21 और इवन 4.20, ये इंपॉर्टेंट है, आगे 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 डिस्कशन जो है उसे कैरी ऑन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट बी हमने कहाँ से निकाला, ये जनरल फॉर्म थी सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। इसमें हमने देखा इसको अनडैम्प्ड बनाना है तो ए को 0 कर दिया, क्योंकि ए को 0 करेंगे तो सारे पोल जो है इमेजिनरी आएंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। तो वहाँ से हमें पता चल गया कि इस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो असल में नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होती है, आपको पता है, तो वो अंडर रूट बी के इक्वल आ गया। और बी फिर क्या हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा एन का स्क्वायर हो। फिर हमने ईटा को दोबारा लिखा, उसमें एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि रियल पार्ट की मैग्नीट्यूड, तो रियल पार्ट क्या होता है ओमेगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है a/2, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा एन, तो ओमेगा एन लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो अंडर डैम्प्ड सिस्टम है उसके लिए एक इसके इक्वल आ गया 2 ईटा ओमेगा एन। अंडर डैम्प्ड सिस्टम की ये बात हो रही है मेनली, क्योंकि सारे जो 90% से जो सिस्टम है प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो सारे रिस्पांस जो शो करते हैं वो अंडर डैम्प्ड होते हैं। ठीक है, तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम जो है उसी का रियल पार्ट जो है उसकी वो -a/2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप, मेरा ख्याल है आप जो है ना इसको ग्रैब नहीं कर पा रहे इस चीज को कि ये -a/2 क्यों होता है। हाँ भाई, क्लियर है ये? नहीं सर। नहीं सर। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मैंने रेफरेंस दिया था ना वहाँ पे, जी सर। वो तो वहाँ क्या था, क्या होता है फार्मूला, -a + -b² - 4ac। तो नीचे 2a आ जाता है ना, नीचे क्या आता है जी 2a। 2 है। तो a अगर 1 हो तो नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ 2। ठीक जी है, तो -a + -b² - 4ac रह जाएगा। तो इसमें फिर रियल पार्ट क्या बनेगा, नीचे 2 ही है सिर्फ। तो सर -a²/2 बने। नहीं नहीं, एक रूट बनेगा -a + b² - 4ac/2। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा -a × b√b² - 4ac/2। तो दोनों रूट्स में रियल पार्ट तो -a/2 ही बन रहा है ना, या नहीं? ठीक है ठीक है। यही मसला ना, बोर्ड हो ना तो ये 1 मिनट की बात है जो मुझे 5 या 6 मिनट में लगती है समझाने में आपको, क्योंकि आप ओपन माइंडेडली नहीं बैठते चीज़ों में। आप जो है वो इस तरह बैठते हैं कि लेक्चर कैसे ख़त्म होगा, इस सोच से आप बैठते हैं। बहरहाल मैंने फिर भी आपको बता दिया a इज इक्वल टू, तो यहाँ से a जो कि हमारे पास यहाँ से आया है वो 2 ईटा ओमेगा एन है। तो ये देखें a जो है वो दोनों हमारे जो क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशंस थी जो कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के ज़रूरी है, उन दोनों पे डिपेंड कर रहा है a। ईटा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एन, ईटा क्या थी, डैम्पिंग रेशियो थी, और ओमेगा एन क्या था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, सिस्टम के रिस्पांस की फ्रीक्वेंसी, उसकी ऑसिलेशन की, जब डैम्पिंग उसमें 0। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, और वो हमने यहाँ से ओमेगा एन निकाला है, डैम्पिंग को 0 किया डेलिबरेटली, ताकि रूट्स कौन से आए, इमेजिनरी। जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं, उनमें कोई रियल पार्ट नहीं होता, तो तब वो अनडैम्प्ड रिस्पांस होता है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहना था। तो इसलिए हमने ए को 0 किया था यहाँ। ये क्लियर हुई बात कि नहीं अभी तक? यस सर। तो अब आप इस सिस्टम को दोबारा अपनी जो 2 स्पेसिफिकेशंस थी उसकी फॉर्म में लिख दें। बी की जगह पे आप ओमेगा एन स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख दिया हमने बी की जगह, एस स्क्वायर तो वैसे ही है। ए की जगह आप 2 ईटा ओमेगा एन लिख सकते हैं ए की जगह। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह क्या पुट कर दिया, 2 ईटा ओमेगा एन, और साथ एस वैसे ही आ गया। फिर अगेन बी की जगह ओमेगा एन स्क्वायर लिख दिया। तो 4. ये सारा जो हमने काम किया ये किस लिए किया है कि 4.16 को 4.22 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उसमें ओमेगा एन जो हमारी क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशंस थी उनको भी इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये जो हमारा अब जनरल फॉर्म बन गई है सेकंड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की, वो अब जो 2 स्पेसिफिकेशंस हमने क्वांटिटेटिव डिस्क्राइब की थी उनकी फॉर्म में है। ठीक है, ओमेगा एन भी आ गया इसमें और ईटा भी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब हम आगे चलते हैं। तो ये सर जीटा जीटा वगैरह की वैल्यू निकालने के लिए ये यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला? हाँ,
मोस्टली अब जब आपने सेकंड ऑर्डर सिस्टम को डील करना है तो आपने अब इस इक्वेशन को नहीं देखना, इस इक्वेशन को अब आपने यूज करना है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि अब हम डिजाइनर को क्या बताएंगे, डिजाइनर को बता देंगे कि इसका ओमेगा एन इतना है, ईटा इतना है। जब ये दो चीजें बता देंगे ना, वो पूरा रिस्पांस प्लॉट खुद ब खुद ही कर लेगा। समझे हैं बात के नहीं? जी सर। अब जैसे सॉल्व एक छोटी सी एग्जांपल फॉर एक्सरसाइज कर लेते हैं। गिवन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फिगर 4.23, ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। अब फाइंड ईटा एंड ओमेगा एन। तो आपको पता है ऊपर 36 ओमेगा एन स्क्वायर के इक्वल होती है, तो ओमेगा एन फिर इसके इक्वल आ गया 6 के। कंपेयर करना है ना, ये इस ट्रांसफर फंक्शन को इससे कंपेयर करना है। तो ओमेगा एन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 36। तो ओमेगा एन हमारे पास निकला। अब ईटा किसके इक्वल होता है? हाँ भाई, ईटा किसके इक्वल होता है? सर A was 2 equal ईटा to A was equal to 2 ईटा ओमेगा n, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये सारा जो है ये जो है 4.2, ये किसके इक्वल है? 2 ईटा ओमेगा। किसके इक्वल है? 2 ईटा ओमेगा n। नहीं है बात, देखना s का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 2 ईटा ओमेगा n। तो अगेन यहाँ पे s का कोएफिशिएंट क्या बनता है? 4.2, और वो 2 ईटा ओमेगा एन के इक्वल है। तो वहाँ हमें ओमेगा एन का पहले पता है 6, तो वहाँ से ईटा भी निकल आएगा। और वो ईटा ये देखें 2 ईटा ओमेगा एन को 4.2 रखें, इसमें ईटा की वैल्यू 6 रख दें, तो ओमेगा एन क्या होगा? 4.2/12। और वो कितना फिर निकल रहा है? ईटा कितना निकल आता है? 0.35। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। यस जी सर, होगी क्लियर। अच्छा, अब ये जो हमने ईटा और ओमेगा यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जीटा की फॉर्म में और डैम्पिंग रेशियो की फॉर्म में जो हमने जनरल जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसकी फॉर्म को, उसकी रूट्स निकालते हैं दोबारा। तो जो रूट्स निकलेंगी वो ये निकलेंगी माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। निकाल लें, आप देख लें। यार एस का जो एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है माइनस बी होता है ना, वो माइनस बी प्लस माइनस यस सर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसको आप यूज करेंगे जब उस क्वाड्रेटिक फार्मूला को, तो ये रूट्स निकलेंगे ये वाले, ठीक है। क्योंकि ये जो 2 जीटा ओमेगा एन है ये है बी, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसमें इसको हम क्या कहते हैं? बी कहते हैं। एस के कोएफिशिएंट को हम ए कहते हैं, और ये पूरा क्या होता है? सी होता है, ये जो कांस्टेंट है। ये क्लियर है ना बात? जी सर। तो वहां से ये फिर निकल आया, रूट्स ये निकल आई अब। तो ये रूट्स असल में क्या है? ये पोल्स ही है ना, दो पोल बन गए। एक पोल क्या बन गया? माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। दूसरा पोल क्या बनेगा? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो दो पोल बने हुए हैं ये कम्प्लेक्स हैं या रियल हैं? कौन से हैं? ये इमेजिनरी? कॉम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स। ये आवाज आ रही है किसी की? म्यूट माइक। सर खुनशान का माइक ऑन है। हल्की आवाज जो है ना वो आ रही। सर की भी आवाज कम हो गई है यार। मेरी आवाज ठीक है ना अब? यस सर। यस सर, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं किया, ओमेगा एन और जीटा की फॉर्म में जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम बन गया था उसकी दोबारा पोल्स निकाली, और अब इन पोल्स को प्लॉट करेंगे हम, ठीक है।
तो अगर ये देखें उसी तरह ये जो जनरल फॉर्म है ऑफ पोल्स की, इसमें अगर आप ये रियल पार्ट है जीटा ओमेगा एन और ये कौन सा है इमेजिनरी पार्ट, अगर रियल पार्ट को जीरो कर देंगे तो पोल्स दोनों जो है वो इमेजिनरी हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्लस जीटा ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1 और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस के साथ। तो लेट से पहले आप इमेजिनरी जो पार्ट है पोल्स का उसको जीरो कर देते हैं, तो आपके पास ये देखें रियल रह जाएंगे दोनों और सेम होंगे। और ये इसको जीरो कब करेंगे, ये जीरो कब होगा जब जीटा को 1 रखेंगे, जब जीटा को क्या रखेंगे 1, इस पूरे ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है जीटा अगर 1 रखें तो इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है, पोल्स जो है वो सिस्टम के दोनों आइडेंटिकल हैं रियल हैं, तो रिस्पांस कौन सा होना चाहिए। हाँ भाई बताओ यार। क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है। फिर इसी तरह अगर रियल पार्ट को जीरो कर दें तो दोनों पोल जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, ठीक है। तो इसको जीरो करने का मतलब है कि आपने जीटा को जीरो कर दिया, आपने क्या कर दिया है जीटा को जीरो किया है, तो ये सारा रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो इसमें भी जीटा को अगर आप जीरो रखें तो आपके जो पोल्स बनते हैं वो इमेजिनरी तब आते हैं, ठीक है। अंडर रूट के अंदर -1 आ जाता है और अंडर रूट -1 जे के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है भाई, किधर गए हो सारे, हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी। कट गई थी सर आपका भाई। हाँ फिर अभी भी होगा। हाँ, तो दूसरा हम जो अनडैम्प्ड रिस्पांस प्लॉट करना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ उसके लिए सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, पोल्स इमेजिनरी होने चाहिए क्लियरली। तो उसके लिए हमें रियल पार्ट को जीरो करना पड़ेगा ना, तो रियल पार्ट को जीरो करने के लिए जीटा को हमने जीरो कर दिया, जब जीटा को इधर जीरो रखेंगे रियल तो जीरो हो जाएगा, इधर जीरो रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर -1 आ जाएगा। तो अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है भाई, जे के। जे के। तो दो इसके फिर बन जाएंगे पोल्स और वो इमेजिनरी होंगे, एक जे ओमेगा प्लस होगा और एक माइनस होगा, और इस सिस्टम को हम कहते हैं अनडैम्प्ड, ठीक है। वही काम जो हम पहले करते। फिर इस तरह अगर जीटा जो है वो 1 और 0 के बिटवीन है, जीटा क्या है ना 0 है ना 1 है, दो केसेस तो हमने देख लिया ना, जब जीटा को 0 रखा 1 रखा। अभी ये केस है कि जीटा जो है ना 0 है ना 1 है, तो फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पांस जो है जो मेनली सारे जो सिस्टम है वो फॉलो करते हैं, जितने भी नेचर में हैं चाहे वो मैकेनिकल हैं या इलेक्ट्रिकल हैं, वो अंडर डैम्ड रिस्पांस हो, ठीक है। तो जीटा को आपने 0 to 1 रखना है, 0 नहीं करना है, तो उसमें रियल पार्ट भी होगा, जाहिर बात है 0 नहीं है तो रियल पार्ट तो होगा ही फिर, और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो ये यहाँ पे आएंगे पोल फिर, जिसमें रियल पार्ट भी है और एक इमेजिनरी पार्ट भी, ठीक है। और ये इस तरह उसका रिस्पॉन्स होगा। और अगर जीटा ग्रेटर देन 1 है, जीटा क्या है ग्रेटर देन 1, तो सिस्टम में क्या इमेजिनरी पार्ट रहेगा, नहीं सर, क्यों, सर वो अंडर रूट पॉजिटिव हो जाएगा ना। पॉजिटिव हो अंडर रूट जाएगा। तो ग्रेटर देन 1 में सारे रूट्स जो हैं वो आपके डिस्टिंक्ट आएंगे लेकिन रियल होंगे, ठीक है, और वो ओवर डैम्प्ड रिस्पांस। क्लियर है यहाँ फिर ये सारी चीज़ें कि नहीं। जी सर। कोई और भी बताए आपके अलावा जिसको नहीं समझ आई। हाँ भाई, बोलते नहीं यार तुम लोग। हेलो, आवाज आ रही मेरी। जी अब सर। आ रही है, पहले चली गई तीसरा थी। आ गया। तो पहले आवाज नहीं आ रही थी। हम्म,
सर अचानक आपकी आवाज चली जाती है। और वो जाहिर बात है कनेक्शन प्रॉब्लम। बहरहाल ये चारों आप रिस्पांस अब जीटा और मेगा की फॉर्म में भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सो प्रॉब्लम क्या है? फॉर ईच ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर 4.12, ये तीन सिस्टम है उसमें, ये पहला सिस्टम ए है, फिर बी है और ये सी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जीटा एंड रिपोर्ट द काइंड ऑफ रिस्पांस। जीटा को सिर्फ देख के आपने रिस्पांस आप बता सकते हैं। देखें कितना एक क्विक मेथड है। अब इसमें जीटा क्या निकलेगा? हमें पता है कि इसमें ओमेगा एन के 12 के इक्वल है, वेरी गुड। और 8 इज इक्वल टू 8 को अगर कंपेयर करें तो 8 शुड बी इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन, वहाँ से जीटा भी निकल आएगा। ठीक है, जीटा अगर 0 हुआ तो हम कहेंगे कि सारे जो पोल्स हैं वो प्योर इमेजिनरी हैं, तो अनडैम्प्ड रिस्पांस होगा। 0 अगर जीटा अगर 1 हुआ तो हम कहेंगे कि सारे पोल आइडेंटिकल हैं और रियल हैं, तो वो कौन सा क्रिटिकल होता है रिस्पांस। और अगर जीटा 0 और 1 के बिटवीन हुआ तो हम कहेंगे कि कम्प्लेक्स पोल्स होंगे और वो रिस्पांस जो है वो अंडर डैम्ड होगा। और अगर जीटा जो है ग्रेटर देन 1 हुआ तो हम कहेंगे कि ये एक ओवर डैम्ड रिस्पांस है। तो तीनों के लिए आपने जीटा सिर्फ फाइंड करना है। तो ये सिंस ए इज इक्वल टू 2 जीटा मेगा एन एंड मेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट बी, तो यहाँ से इन दोनों को यूज करते हुए जीटा उसने निकाल लिया ए ओवर 2 अंडर रूट, जिस तरह मर्जी आप निकाल लें, आपने जीटा ही निकालना है। तो वो कहता है कि पहले पार्ट में जो है जीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 निकला है तो ये ओवर डैम्ड है। दूसरे पार्ट में जो जीटा है वो 0.894 निकला है तो ये बल्कि दूसरे में जीटा जो है वो 1 निकला है तो वो क्रिटिकली डैम्ड है। और तीसरे में जीटा जो है 0.894 निकला है तो वो अंडर डैम्ड है। ठीक है, क्योंकि वो 0 और 1 के बिटवीन है। तो ये कोई एक्सरसाइज नहीं इतनी मुश्किल, बस जीटा निकालना था और वो आप कर लेंगे। ठीक है, अब हमने जैसे पहले कहा मैंने कि हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट रिस्पांस है सेकंड ऑर्डर सिस्टम में वो कौन सा है? अंडर डैम्ड रिस्पांस। अंडर डैम सर। उसको थोड़ा सा डिटेल में हम जो है वो अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं आपने। तो लेट्स से ये एक अंडर डैम, एक हमारे पास अंडर डैम्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसका रिस्पांस जो है वो अंडर डैम्ड है। तो जनरल जो ट्रांसफर फंक्शन की जो फॉर्म है इन केस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो आपको पता है। अगर सी एफ एस की बजाय मैं जी एफ एस लिखूँ तो यहाँ पे 1/s तो नहीं ना आएगा, क्योंकि 1/s क्यों आता है? जब आप स्टेप इनपुट देते हैं। ठीक है, तो ये उस जनरल जो हमारा कोई सेकंड ऑर्डर सिस्टम है कोई भी, उसको आपने स्टेप इनपुट दे दिया तो फिर सी एफ एस क्या बन जाता है? जी एफ एस इंटू आर एफ एस। ठीक है, क्योंकि आर एफ एस इनपुट है, जी एफ एस जो है सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है और सी एफ एस क्या होती है? आउटपुट। तो आउटपुट जो है उसको हम लिख सकते हैं, ये तो आप चैप्टर 2 से करते आ रहे हैं, इन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सी एफ एस इज इक्वल टू जी एफ एस इंटू आर एफ एस। तो 1/s इंटू, और ये सारा फिर क्या है? 1/s तो स्टेप इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और ये जो है ये ट्रांसफर फंक्शन है सारा। ये जो इतना इसमें 1/s ये नहीं इंक्लूडेड, और ये सारा। तो ये जनरल फॉर्म है इन केस ऑफ मेगा एन और जीटा की फॉर्म में। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, के 1/s लिख सकते हैं। और अगर आप इनके पेयर नहीं बना सकते, ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा मेथड होता है ट्रांसफर वो पार्शियल फ्रैक्शन करने का। वो क्या होता है? k2 इंटू एस प्लस k3। ये पता है ना आपको ये मेथड? जी सर। है ये पता है कि नहीं? जी सर। हाँ ठीक है। तो हमने अंडर डैम के लिए स्टडी करना है, तो हम ये कहेंगे कि जीटा जो है वो लेस देन 1 है। जीटा क्या है? लेस देन 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए k1 भी आप निकालेंगे, k2 भी निकालेंगे और आप क्या निकालेंगे? k3 भी निकालेंगे। तो वो जब आप निकालेंगे तो ये सिस्टम इस तरह का बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये अब आप पे है कि इसके k1 k2 k3 निकालें और ये जो इक्वेशन 4.26 से 4.27 आई है ये ड्राइव करें। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है। बहरहाल k1 k2 k3 जब आप फाइंड कर लेंगे
तो ये इक्वेशन बन जाएगी CFS 4.26 विल बी कन्वर्टेड इनटू 4.27। और फिर इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना टेबल्स की मदद से, वो भी अब एक्सरसाइज है, ठीक है। वो क्योंकि मैं यहाँ पे कर भी नहीं सकता, बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो ये आपने पेज के ऊपर करना है, ठीक है। तो CFS जो ये कोई इससे घबराना नहीं है। क्यों इतना बड़ा रिलेशनशिप लग रहा है सिर्फ क्योंकि ये हमने अपने जो सिस्टम है उसको ओमेगा एन और जीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, तो बार बार वो दोनों जो क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन वो आ रही हैं, इसलिए आपको ये रिलेशनशिप जो है वो इतना कम्प्लेक्स नजर आ रहा है नहीं है ये एक्चुअली, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, K1 K2 K3 फाइंड कर लो, ये खुद ब खुद इस फॉर्म में आ जाएगा। और फिर इसका जो है टेबल जो चैप्टर 2 में थे कि लेप्लास इनवर्स कैसे लेते हैं, उनकी हेल्प से ये आपका टाइम डोमेन में रिस्पांस आ गया। इसमें फोर्स रिस्पांस भी है और इसमें नेचुरल रिस्पांस भी है। तो ये वन जो है ये कौन सा रिस्पांस है, इसमें कौन बताएगा? वन क्या है इसमें? टोटल रिस्पांस के अंदर ये जो वन है ये किस चीज को शो कर? फोर्स रिस्पॉन्स। फोर्स रिस्पांस। और ये जो दूसरा कौन सा है ये नेचुरल रिस्पांस है और ये डिके होता है। ये कौन सा है? नेचुरली ये डिकेइंग होता है। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लिया तो ये बन गया अब, यानी एक इसमें फोर्स रिस्पांस आ गया, एक नेचुरल रिस्पांस आ गया, और नेचुरल रिस्पांस में भी साइनोसाइड आया हुआ है। ये कॉज नजर आ रहा है आपको? कॉज, ठीक है। यस सर। और यस ये सर। कॉज के साथ ये सारी चीज क्या है इतनी, क्या है ये वाली इतनी, ये कॉज साइनोसाइड, यानी ये जो साइनोसाइड है इसकी मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम जो हो सकती है, मैक्सिमम जो इसका एम्पलीट्यूड हो सकता है वो यही है ना। लेट से मैं कहता हूँ एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म है 5 sin थीटा, क्या है भाई? 5 sin। 5 sin तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका? 5। 5, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है? 5। सिमिलरली इसमें भी कॉज को 1 करना पड़ेगा। जब कॉज 1 होगा तो उसकी फिर इस पूरी साइनोसाइडल की ये जो है वैल्यू क्या मैक्सिमम क्या हो जाएगी? ये रह जाएगी सिर्फ इतनी, ठीक है। ये क्लियर है फिर कि नहीं ये बात, जी सर। या नहीं है? क्लियर है सर। यस सर। ये देखें आप, ये देखें गौर से कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें भी जीटा और ओमेगा एन आ रहे हैं। हर चीज को जीटा और ओमेगा एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कॉज की जो आर्गुमेंट है ये थीटा ही है ना असल में। कॉज के साथ ये पैरेंथेसिस के अंदर क्या है? थीटा ही है। उसमें भी जीटा और ओमेगा एन आ रहा है। और ये जो फाई है, इवन फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, उसमें भी जीटा आ रहा है। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन इतने कम्प्लेक्स इसलिए लगते हैं कि हमने हर जगह पे जीटा और ओमेगा एन को क्या कर दिया? इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब इसको प्लॉट करें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह का ग्राफ आपके पास बनेगा, ये देख। लेकिन ये मुख्तलिफ जीटाज पे बना हुआ है। जीटा 0.1 पे, जीटा 0.2 पे, जीटा 0.4 पे, जीटा 0.5 पे, जीटा 0.6 पे, जीटा 0.8। 5 ग्राफ हैं, 6 ग्राफ हैं, और वो डिफरेंट जीटाज पे बने हुए हैं। यानी इस इक्वेशन में आप जीटा पहले पॉइंट, एक सेकेंड, आवाज चली रही है। एक सर आवाज चलेगी आपकी। म्यूट किया हुआ सर ने।
जी आवाज आ रही है? यस सर। सर अब भाई वो पहले मैंने खुद ही म्यूट किया हुआ था, वो एक छोटा आ गया था नीचे। अच्छा अच्छा। तो इसको अब आपने प्लॉट करना है और जीटा जो है वो मुख्तलिफ रखना है, ठीक है। तो देखें जीटा की वैल्यू जो जो आप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है ग्राफ पे क्या फर्क पड़ रहा है? रिस्पांस पे है ही अंडर डैम्ड ही, क्या फर्क पड़ता है? ऑसिलेशन कम हो रही है सर। नहीं नहीं, ऑसिलेशन कम नहीं हो रही। हो रहा है, डिके हो रहा है। शूट, ये जो पीक वैल्यू है वो बढ़ रही है। रिस्पांस की जो ऑसिलेशन की पीक वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। 0.1 पे देखें सबसे ज़्यादा है, 0.2 पे कम हो गई, 0.4 पे फिर कम हो गई, और इस तरह। यानी जब आप जीटा की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो स्टेडी स्टेट ये है ना 1 स्टेप रिस्पांस दिया हुआ है आपने, तो स्टेडी स्टेट तो 1 पे आएगी ना, कहाँ पे आएगी? 1 1 पे। ये बात तो क्लियर है कि 1 पे क्यों आएगी या नहीं? जी क्लियर क्यों भला क्लियर है? सर, स्टेप इनपुट दी हुई है ना हमने। स्टेप इनपुट का मैक्सिमम मैग्नेटिक 1 होता है, ठीक है। तो सिर्फ ये हमें जीटा वेरी करने से ये पता चला कि जीटा जो जो आप बढ़ाते जाते हैं आपका जो रिस्पांस है उसकी जो पीक वैल्यू है वो कम होती जाती है। वो क्या होती जाती है? कम कम होती होती जाती है। ये उसने लिखा भी हुआ है, द लोअर द वैल्यू ऑफ जीटा द मोर ऑसिलेटरी द रिस्पांस इज। ठीक है, वी नाउ सी द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ जीटा एंड टाइम। और स्टेडी स्टेट पे भी जिसकी ऑसिलेशन ज्यादा होंगे वो स्टेडी स्टेट पे भी लेट पहुंचेगा, स्टेडी स्टेट पे भी देर से पहुंचेगा। तो इसमें इट मीन्स आपको जीटा की वैल्यू क्लोज टू 1 रखनी चाहिए अगर आपने सिस्टम को जल्दी स्टेडी स्टेट पर लेकर जाना है। अगर आपने जीटा को कम कर दिया तो उसमें ऑसिलेशन सिस्टम में क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और वो स्टेडी स्टेट पे भी देर से जाएगा। ऑसिलेशन ज़्यादा होने का मतलब ये है। और ऑसिलेशन ना सिर्फ ऑसिलेशन ज़्यादा हो रहे हैं बल्कि उनकी देखें पीक वैल्यू भी बढ़ रही है। जो ही आपने जीटा को कम कर दिया है, फर्स्ट पीक है ये कौन सी है? फर्स्ट पीक, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। जो फर्स्ट पीक आ रही है उसका एम्पलीट्यूड भी आप देखें कितना बढ़ता जा रहा है। ये क्लियर है बात या नहीं? जी सर। हाँ, यस सर। नहीं तो एक दफ़ा बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर कर दे रिपीट एक बार, नहीं हाँ, सही समझ लगी। ये जो टोटल रिस्पांस आ गया इसको आपने प्लॉट करना है। सिंपल आप प्लॉट जाहिर बात है मैटलैब पे करेंगे। कहाँ पे करेंगे? मैटलैब। मैटलैब पे। अगर आपने ये ग्राफ देखना है तो ठीक है, इसमें एक्स एक्स पे देखें मेगा एन टी आया हुआ है। आप कहेंगे सर सिर्फ टाइम होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, हमने इधर भी मेगा एन टी मेगा एन से मल्टीप्लाई किया। इसे कहते हैं नॉर्मलाइज करना एक्सिस को। इन दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को नॉर्मलाइज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो टाइम के साथ 5t, अगर एक टाइम के साथ अगर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम क्या किसी और चीज़ में चेंज हो जाता है? नहीं, वो क्या रहता है? टाइम ही रहता है। तो सिर्फ ये नॉर्मलाइज किया हुआ है और कुछ नहीं। तो आप भी नॉर्मलाइज कर लेना, इसको प्लॉट करना और देखना कि जीटा की मुख्तलिफ वैल्यू रखने से रिस्पांस में एक ख़ास चेंज आती है। वो चेंज क्या है कि जीटा को जो जो आप कम करते जाएंगे आपकी पीक वैल्यू बढ़ती जाएगी रिस्पांस की, और ऑसिलेशन भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। जो जो जीटा की वैल्यू को क्लोज टू 1 करेंगे आपकी ऑसिलेशन कम होती जाएंगी और पीक वैल्यू भी कम होती जाएगी। सिस्टम जल्दी स्टेडी स्टेट पे चला जाएगा। अब क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? जी सर। जी ठीक है। यस सर। अब जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा सिस्टम था उसमें जिस तरह हमने राइज टाइम, फॉल टाइम और बाकी टाइम निकाले थे, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में भी कुछ ऐसी मजीद क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशंस हैं। 2 क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशंस तो मेन है ना इसमें, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेगा एन है और दूसरा डैम्पिंग रेशियो है जीटा। इसके अलावा भी कुछ और हैं और वो अंडर डैम सिस्टम के लिए सिर्फ, ठीक है, जिसका रिस्पांस क्या होता है अंडर डैम, बाकियों के लिए नहीं।
किसके लिए है? अंडर डैम्प्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हुआ फिर? अंडर अंडर डैम, क्योंकि हमारे जो Under- सर ये मोस्टली सेकंड ऑर्डर में क्वांटिटेटिव कौन सा होगा स्पेसिफिकेशन? क्वालिटेटिव स्पेसिफिकेशन होती हैं जो सिस्टम के डिज़ाइन करने से पहले होती हैं। जैसे वो जब हम रडार की बात कर रहे थे ना पहले चैप्टर में, यस एक सर। रडार को मूवमेंट के लिए हमने मोटर लगानी थी, वो मोटर की कितनी पावर होगी, मूवमेंट कितनी होगी पर स्टेप, वो स्पेसिफिकेशन क्वालिटेटिव है, हाइट कितनी होगी, ठीक, ये सारी, और वो जो है कितना एंगल कवर करेगा। तो क्वांटिटेटिव वो होती हैं जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू से डील करना पड़े। किससे डील करना पड़े भाई? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल। और क्वालिटेटिव कौन सी होती हैं? जिसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यू से डील नहीं करना पड़ता, बल्कि थ्योरेटिकल कुछ जो कंसेप्ट्स हैं उनसे डील करना पड़ता है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। मोटर इंडक्शन लगानी है, कौन सी लगानी है, अब इंडक्शन मोटर लगानी है या डीसी मोटर लगानी है, ये क्या चीज़ें हैं? इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं आ रही, नहीं, तो ये कौन सी स्पेसिफिकेशन होगी फिर? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। क्लियर हुई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात? यस सर, होगा। ठीक। अब इसमें भी हम कुछ स्पेसिफिकेशन मजीद फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ अंडर डैम रिस्पॉन्स के लिए होंगी। एक है राइज टाइम, ठीक है, वो क्या, उसी तरह राइज टाइम की डेफिनेशन तो वही है कि जब आपका रिस्पांस जो आपने प्लॉट किया हुआ है उसकी मैग्नीट्यूड जब 0.1 से लेके 0.9 तक नहीं हो जाती, उस दौरान जो टाइम जो यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? राइज टाइम। क्लियर है ये बात या नहीं? जी सर। क्लियर सर। और पीक टाइम क्या होगा? ये देखें, रिस्पांस 0 से शुरू हुआ टाइम से और पीक इसकी यहाँ पे आई है, ये जो टाइम लगा है पीक तक पहुंचने के लिए उसे हम क्या कहेंगे? पीक टाइम। क्लियर है ये बात? पीक टाइम क्या होता है? यस सर। फिर उसके बाद आ गया परसेंट ओवरशूट, परसेंट OS। ये क्या? द अमाउंट दैट द वेव फॉर्म ओवरशूट्स द स्टेडी स्टेट और फाइनल वैल्यू एट पीक टाइम एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। सिंपल है, स्टेडी स्टेट वैल्यू आ गई, ठीक है। पीक टाइम का पता है आपको क्या होता है? अभी पीछे बताया था कि जब जो है जो सबसे बड़ी पीक आती है रिस्पांस में, वो कितने टाइम पे आती है उसको हम क्या कहते हैं? पीक टाइम, ठीक है। ये पीक वैल्यू कितनी है सिस्टम की? ये जो अगर हम 0.1 वाला ले लें तो, सर 1.75 है। 1.7। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स एक्सिस पे, जो टाइम आएगा वो क्या होगा? TP हो जाएगा, पीक टाइम। यस सर। यस सर। तो अगर आपको ये मैं दे दूं कि ये रिस्पांस गिवन है जनरल फॉर्म इसकी, और मैं आपको जीटा भी दे दूं, ओमेगा भी दे दूं, ठीक है, और पीक टाइम भी दे दूं, तो जो CT की वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? 1.75 नहीं आएगी, क्योंकि पीक वैल्यू दे दी है मैंने आपको। टाइम कौन सा प्रोवाइड कर दिया? पीक जी वैल्यू सर। कौन सी दी थी? TP। ओमेगा तो जो है वो 0.1 नहीं है, और जीटा ओमेगा एन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर टी में आपको दे देता हूँ TP, तो जो आपके टोटल रिस्पांस की जो वैल्यू होगी वो होगी पीक वैल्यू, और वो कितनी होगी? 1.7 के राउंड, ठीक है। तो ये वही है कि आप पीक वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, रिस्पांस की, उसमें से माइनस कर दें स्टेडी स्टेट वैल्यू को। क्या करना है आपने? परसेंट ओवरशूट कैसे निकालनी है? कैसे निकालनी है भाई? सर पीक पीक वैल्यू में वैल्यू से फाइंड कर स्टडी। लेनी है, सी पीक फाइंड कर लेनी है, CP, यानी CT तो है टोटल रिस्पांस, और उसकी पीक वैल्यू, टोटल रिस्पांस की पीक वैल्यू फाइंड कर लेनी है। वो कैसे फाइंड होगी कि टोटल रिस्पांस इक्वेशन में टाइम की जगह क्या रख देंगे? TP। टाइम की जगह क्या रख देंगे भाई?
टीपी। पीक टाइम रख देंगे ना। आप क्यों नहीं ग्रैब कर रहे ये चीजें? ये सिंपल है। ये देखें, पीक टाइम वो टाइम है जब आपका रिस्पांस अपनी मैक्सिमम पीक तक चला जाता है। वो फाइंड कर लिया। तो अब मैं आपको कहूँ कि यस सर। पीक मैक्सिमम पीक निकालनी है तो क्या देना पड़ेगा? पीक टाइम ही देना पड़ेगा ना उस इक्वेशन के अंदर। जीटा मेगा एन तो पता है पहले, जी सर। और टी की जगह मैं टीपी रख दूंगा तो जो सी टी की वैल्यू आएगी वो पीक वैल्यू नहीं होगी क्या? जी सर। ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन से सी पीक वैल्यू निकाल लेनी है, और इसकी आपको पता है स्टेडी स्टेट वैल्यू तो आपको पता ही है, वो 1 होगी। ठीक है, यानी सी पीक माइनस सी स्टेडी डिवाइडेड बाय सी स्टेडी इंटू 100 करेंगे तो वो परसेंट ओवरशूट आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ओवरशूट जो है वो स्टेडी स्टेट से कितना आगे गई है, कितना कितने परसेंट ऊपर चली गई है। तो अगर मैं कहूँ कि OS 70% है तो इसका क्या मतलब है? 0.7 ऊपर चली गई। इसका मतलब ये है कि आपका जो पीक वैल्यू है वो स्टेडी स्टेट से 70% ज्यादा है। तो स्टेडी स्टेट अगर 1 है तो पीक वैल्यू फिर कितनी होगी? 1.7। 1.7 नहीं बात समझ आई अभी भी? आ गया सर। इसके बाद है सेटलिंग टाइम। उसकी डेफिनेशन तो आपको पहले ही पता है कि जब आपका जो रिस्पांस है वो ±2% रह जाता है ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, यानी 98% पे चला जाता है या 102% पे चला जाता है ऑफ ऑफ इसका 102% ऑफ व्हाट? ऑफ स्टेडी स्टेट। लेट्स से स्टेडी स्टेट 1 है तो 0.98 जो वैल्यू होगी उस वक्त टाइम कितना गुजर चुका होगा, वो क्या होगा? सेटलिंग टाइम। लेट्स से ये स्टेडी स्टेट वैल्यू ये, और हम कहते हैं कि यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे टाइम एक्सिस पे, तो ये जो यहाँ 0 से लेके इतना टाइम है ये कौन सा होगा? सेटलिंग टाइम। इसको मजीद नीचे मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये टाइम है और ये क्या है? रिस्पांस, टोटल रिस्पांस है। इसमें फोर्स रिस्पांस भी है, इसमें नेचुरल रिस्पांस भी। ये देखें, ये सिस्टम 0 से शुरू हुआ है, ये पीक वैल्यू इसकी आ गई है पीक वैल्यू। जी सर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया दोनों एक्सिस पे, तो जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है वो टाइम है, और वो टीपी हो जाएगा 0 से लेके यहाँ तक जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी? टीपी। और वाई एक्सिस पे जो है वो सी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी रिस्पांस की। सिमिलरली राइज टाइम क्या था कि 0.1 ऑफ फाइनल वैल्यू, यानी स्टेडी स्टेट वैल्यू का 0.1 से लेना है आपने, एक्सिस ड्रॉप करना है यहाँ इस टाइम से लेके स्टेडी स्टेट वैल्यू का 90% जहाँ पे आएगा, यानी बल्कि हाँ 90% यहाँ पे आता है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इन दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? राइज टाइम। राइट। ये क्लियर है बात या नहीं? यस सर। क्लियर है? जी सर। एनीवन जिसको पता ना चले? कोई और बता दो यार। क्लियर है ना ये कि सिंपल ये वो यस टाइम सर है जब क्लियर है। आपकी वेवफॉर्म अपनी जो है स्टेडी स्टेट वैल्यू, जो आपका रिस्पांस जो है उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू का जब 10% होती है और जब वो अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू का कितना होती है 90%, तो उन दोनों के बिटवीन जो टाइम आता है उसे हम क्या कहते हैं? राइज टाइम। पीक वैल्यू का 1% नहीं लेना, ये गलती ना करना कभी भी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 10% किसका लिखा हुआ है? फाइनल वैल्यू का। और फाइनल वैल्यू कौन सी होती है? स्टेडी स्टेट वैल्यू। पीक वैल्यू तो और है, यानी स्टेडी स्टेट वैल्यू का जब ठीक है सर। 10% हो जाए आपका रिस्पांस, और इसी तरह स्टेडी स्टेट वैल्यू का जब 90% हो जाए तो उन दोनों का डिफरेंस। और इसी तरह आप देखें ये 1.02 इंटू सी फाइनल क्या है कि स्टेडी स्टेट वैल्यू से 2% ज्यादा जब हो जाए टाइम, या 2% कम हो जाए तो वहां से ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, तो जो टाइम होगा वो सेटलिंग टाइम होगा। तो इस केस में ये सेटलिंग टाइम बना दिया, क्योंकि ये आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू थी और इसका 0.98 ये पॉइंट बना था, तो यहाँ से नीचे जब आप ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर
तो वो आपका सेटलिंग टाइम है। तो ये तीनों चारों चीजें क्लियर हैं कि नहीं? जी सर। यस सर क्लियर। अब ना कैरी ऑन ही करते हैं, बस थोड़ा सा रह गया फिर खत्म करते हैं लेक्चर। अब हमने डेफिनेशन तो दे दी, हमने राइज टाइम की दे दी, सेटलिंग टाइम की भी दे दी, हमने पीक टाइम की भी दे दी है। अब हमने इनको फार्मूलों से जो है ना एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले हम एवेल्युएशन करते हैं किसकी? पीक टाइम की। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है? फंक्शन। उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने को कहा जाए तो आप क्या करते हैं? मैक्सिमा उसका फाइंड करना हो तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये आप पढ़ के आए हुए हैं। एक फंक्शन है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, सबको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एक फंक्शन है आपका, उसका मैक्सिमा फाइंड करना है तो क्या करते हैं? वो वैल्यूज को ऐड करके 2 से जो डिवाइड कर देते हैं वो सर। नहीं नहीं, उसका डेरिवेटिव लेके उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। ये नहीं पढ़ा आपने कभी? पढ़ा नहीं होगा सर। सर, बस अफ्तारी के टाइम है। यस सर। क्या कह रहे तो हो? सर पढ़ा होगा सर, सुबह की 4-5 क्लासें ले ली हैं। इस तरह करते हैं,